जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो अलग से गॉसियन सरफेस बना के क्या मिलेगा? हम क्या कर सकते हैं कि इसी को पूरा गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। दिस इज अ क्लोज सरफेस। एक हेमिस्फेयर एक क्लोज सरफेस होता है, ठीक है। क्लोज सरफेस कैसे? यहां से होगा, इधर से नीचे से होगा, ये पूरा क्लोज सरफेस है, इज अ क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को ही हम अगर गॉसियन सरफेस मान लें तो हम ये जानते हैं कि इस पूरे सरफेस के अंदर कोई एनक्लोज चार्ज नहीं है। क्यू एनक्लोज्ड इससे जीरो है। और अगर क्यू एनक्लोज जीरो है तो हम ये कह सकते हैं, सिंस क्यू एनक्लोज्ड is equal to 0 in the hemisphere, तो क्या हो जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं भैया कि जितना भी फ्लक्स इस पूरे हेमिस्फीयर से जा रहा है, टोटल फ्लक्स, वो जीरो होना चाहिए। और ये टोटल फ्लक्स किस किस से लिखा जा सकता है? तो हर एक सरफेस को देख लो, एक तो कर्व सरफेस है, दूसरा ये बेस है। ऐसे दो सरफेसेस यहाँ पे हैं, एक कर्व सरफेस, दूसरा बेस। इन दोनों का जो टोटल फ्लक्स है वो मिला के हो जाना चाहिए जीरो। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू द बेस प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ये मिलके दोनों हो जाना चाहिए जीरो। तभी हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इस जो क्लोज सरफेस का है वो होगा जीरो। अब अपना काम आसान हो गया, देखो कैसे। मैं इस कर्व्ड सरफेस से तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं बेस का निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बेस एक प्लेनर ऐसा सरफेस है जिसका एरिया भी मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर, जिसका सरफेस किस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ये भी मुझे पता है। तो मैं बेस से फ्लक्स आराम से निकाल सकता हूँ। अगर बेस से मिल गया, टोटल जीरो है, तो कर्व्ड सरफेस से मिल जाएगा। देख लो फर्स्ट केस में, इन केस वन ऐसा सिचुएशन है, फाइव फ्रॉम बेस अपन देखना चाह रहे हैं और बेस आपका है यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज बेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है इस बेस के पैरेलल ऐसा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है तो फ्लक्स कितना होता है? जीरो। तो बेस से फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब इस कंडीशन से मैं बोल सकता हूं कि कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा वो भी कितना होगा? जीरो। ये आपका आंसर हो गया है यहाँ पे। सेकंड केस में अगर बात करें, फाइव फ्रॉम द बेस अपन निकालना चाह रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या कैसा है? बेस ये है और जो फ्लक्स इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जा रखा है ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर है। इस बार फील्ड ऐसा है यहाँ पे। तो जब फील्ड परपेंडिकुलर होता है, मैक्सिमम होता है, तो पूरा पूरा इससे क्रॉस हो रहा है, पूरा पूरा इससे क्रॉस हो रहा है, मतलब हम लिखेंगे ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ई डॉट डी एस या ई डॉट ए, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल ले लेते हैं। ये हो गया आपका बेस से फ्लक्स। तो फिर से यही वाली सिचुएशन यूज करके आप क्या बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस से जो जाएगा वो कितना जाएगा? माइनस ऑफ जितना बेस से गया, विच इज माइनस ई डॉट पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स अभी भी आपका कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ये देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे टोटल अभी भी जीरो हो जाना चाहिए। यस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जब कोई ऐसे एरिया से आपको पूछा जाए जहां पे आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली अपने पास फॉर्मूला क्या है? अगर आपसे फ्लक्स पूछा है तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये आपके पास फॉर्मूला है फ्लक्स का। अब इस कर्व्ड सरफेस के लिए आप इंटीग्रल ई डॉट डी एस करने जाएंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, क्योंकि आप एक एरिया यहाँ पे लेंगे छोटा सा, उसको देखेंगे ये डीएस वेक्टर है, उसके लिए आप थीटा देखेंगे और वो थीटा हर जगह जगह वेरी कर रहा है। और फिर पूरा डोम है ये एक प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है, थ्री डी ऑब्जेक्ट है, हेमिस्फीयर है, एक डोम बना हुआ है थ्री डी में। उस पूरे के लिए सरफेस एरिया को वेक्टोरिकली मल्टीप्लाई करके और फिर इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए दूसरा तरीका यहाँ यूज किया, गॉस लॉ वाला, आसान कर दिया इसने। हमें पता है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए, और बेस एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, बेस से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये यूज करके आपने इस कर्व्ड सरफेस से भी अपना फ्लक्स निकाल लिया। ठीक है। तो क्वेश्चंस इस तरीके के आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इनका। ओके। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। शील्ड, शील्ड क्या है? वही कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड जो बचाती है ना। तो किससे बचाती है भैया?
शील्डिंग वहां वर्ड वहीं से आया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा ले उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो मैग्नेट्स रखी होती है ना, बार मैग्नेट्स जो आपके लेबोरेटरी में आप यूज करते हैं, बार मैग्नेट्स, वो वुडन बॉक्स में रखी जाती है या मेटालिक बॉक्स में रखी जाती है? वो रखी जाती है मेटालिक बॉक्स में। क्यों मेटालिक बॉक्स में? ताकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उस पर असर ना कर सके, उसका कैलिब्रेशन को चेंज ना कर सके। उस मेटालिक बॉक्स में वो रखी हुई है, तो उस मेटालिक बॉक्स के अंदर का फील्ड जीरो हो जाएगा। कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे, लेकिन वो इस वजह से उसके अंदर रखी जाती है। ऐसे ही अगर कभी आप बाहर रास्ते में हैं, आप कार में हैं और बहुत तेज अगर बिजली चमक रही है, बिजली गिर रही है, मान लीजिए, ठीक है, थंडरस्टॉर्म है और ऐसे बिजली गिर रही है, तो क्या करना चाहिए? सबसे सेफ क्या होगा? बाहर निकलना या कार के अंदर बैठना? कार के अंदर बैठना। क्यों? क्योंकि कार एक मेटालिक बॉडी है। जो भी बिजली मान लीजिए उस पर गिरती भी है तो वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाहर की तरफ। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जीरो रहेगा, अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो सेफ इज कार के अंदर रहना। तो ये सारे केसेस अपन अभी देखेंगे कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है। तो बहुत आसान सी बात है, कोई खास बात इसमें है नहीं। देखिए, हम एक बात तो जानते हैं भाई कि जब भी एक मेटलिक सरफेस पे, अगर एक सॉलिड मेटालिक सरफेस है, पूरा ऐसा सरफेस है, आप इस पे कोई चार्ज देंगे, चार्ज क्यू, तो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? इसके बाहर की सरफेस पे आ जाएगा। ये तो अपन जानते हैं अभी तक, ठीक है, इस तरीके से। ये पूरा एक सॉलिड सरफेस था, इसमें आ गया इस तरीके से। लेकिन अगर इसी के अंदर एक कैविटी बना ली जाए, यहाँ पे एक कैविटी है, यहाँ पे मटेरियल नहीं है, मटेरियल जो है वो यहाँ पे है ऐसे, इस कैविटी के अंदर मटेरियल नहीं है, तो अब क्या होगा? अब होगा इंड्यूस चार्जेस। और इंड्यूस चार्जेस कैसे होंगे कि भैया अगर यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आएंगे और यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस मिलने लगेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे सारे। अब सोचो अपन इस कैविटी के अंदर अगर फील्ड की बात करें, इस कैविटी के अंदर मैं फील्ड की बात करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ, कितना फील्ड होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस कैविटी के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। उस गॉसियन सरफेस से पता चल जाएगा कितना फ्लक्स, कितना फील्ड। तो मैंने यहाँ पे अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। दिस ब्लैक वन इज गॉसियन सरफेस। अब तुम मुझे बताओ कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है, इंड्यूस चार्ज आया था, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ था, सरफेस पे था। इस गॉसियन सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ दिस क्यू एनक्लोज्ड फॉर दिस कैविटी, क्यू एनक्लोज्ड इन कैविटी इज जीरो। इसका मतलब यहाँ जो ई डॉट डी एस आप करेंगे वो भी जीरो है। और क्योंकि हमने यहाँ एक स्फेरिकल कैविटी ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ ई इंटू टू पाई आर, सॉरी ई इंटू 4 पाई r² इक्वल टू जीरो, या आप सीधा लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू जीरो। तो ये बात ध्यान रखिए हमेशा कि इस इंडक्शन की वजह से भी यहाँ जो चार्ज आए हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कैविटी के अंदर